हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं द रेप ऑफ लॉक कैंटो 1 बाय अलेक्जेंडर पोप। इसका कुछ पार्ट हम आज करेंगे। इसको अराउंड थ्री वीडियोस या 4 वीडियोस में आई विल ट्राई टू फिनिश द एंटायर पोएम। पूरी पोएम को आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसको। इससे पहले कि ये हम रेप ऑफ लॉक को जाने, What actually is this poem about, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हमें इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि एक्चुअली ये रेप ऑफ लॉक एक्चुअली है क्या। तो थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर पूछ लिया जाए जो ये रेप ऑफ लॉक है ये कैसी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको तरीका बता रही हूँ। अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए इट इज़ अ मॉक एपिक। इसे मॉक एपिक के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको कह सकते हैं मॉक हीरोइक भी कह सकते हो आप। ठीक है, मॉक एपिक या आप कह सकते हो मॉक हीरोइक। ये लिखी कैसे गई है? ये लिखी गई है, दिस इज रिटन इन, जस्ट अ मिनट, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। थोड़े से ये कुछ की वर्ड्स हैं तो याद रखिएगा, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। देखिए, वैसे तो आप सभी लोगों को हीरोइक कपलेट पता होगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए थोड़ा सा एक बार थोड़ा डिटेल में मैं दोबारा से समझा दूं कि हीरोइक कपलेट होता क्या है। कपलेट का मतलब पहले से जान लीजिए। कपलेट, व्हाट इज़ कपलेट? कपलेट का मतलब होता है कोई भी लाइन, मतलब 2 लाइन का स्टैंजा, जैसे हम कहते हैं ना 2 लाइन का स्टैंजा है तो उसे हम कपलेट कह देते हैं। ठीक है। हीरोइक किसे कहते हैं? HEROIC, हीरोइक। तो हीरोइक देखिए एक तरीके की राइमिंग है, जैसे ए है या आप कह सकते हो बी, इस तरीके से जो राइमिंग आती है, मतलब एक जैसी राइमिंग आती है इस तरीके की सीरीज़ में, उसे हम हीरोइक कपलेट कहते हैं। तो इस पोएम में एक्चुअली यही दिखाया गया है कि एक हास्य एपिक है, मॉक हीरोइक भी कह सकते हैं, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। और आयम्बिक पेंटामीटर जो इसका वो है, दैट इज़ आयम्बिक पेंटामीटर। आप जानते हैं हीरोइक कपलेट जो भी होते हैं वो ज़्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर में ही होते हैं। ये तो इसका कुछ इस तरीके से था। अब थोड़ी सी हिस्ट्री को अगर हम जानें तो इसका जो पहला पब्लिकेशन की डेट अगर बोलें तो वो थी, फर्स्ट पब्लिकेशन आई थी इसकी 1712 में। फर्स्ट पब्लिकेशन आई थी इसकी 1712 में। और जो आई कितनी उसमें थी, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 2 कैंटोज में आई थी। कितने में आई थी? एग्जाम में पूछा जाता है तो 2 कैंटोज में आई थी। फर्स्ट पब्लिकेशन आया था 1712 में, 2 कैंटोज में ही आई थी। और आपको ये याद रखना है कि ये अलेक्जेंडर पोप के नाम पर पब्लिश नहीं हुई थी, एनोनिमसली, मतलब गुमनाम पब्लिश हुई थी। जो पहला पब्लिकेशन आया था दैट वाज गुमनाम, एनोनिमस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका रिवाइज्ड, कभी कभी पूछ लिया जाता है रिवाइज या एनलार्ज भी कह सकते हैं आप, रिवाइज्ड एडिशन या यू कैन से एनलार्ज एडिशन। ठीक है। तो इसका जो एनलार्ज मतलब थोड़ा बढ़ाकर जो एडिशन आया था वो आया था 1714 में, 1717 में। अब 1712 में जो पहला आया था उसमें 2 कैंटोस थे, करेक्ट। और 1714 में टोटल 5 कैंटोस थे। तो ये कैंटोस पूछ लिए जाते हैं कितने कैंटोस थे। तो 1714 में जो सेकंड रिवाइज्ड वर्जन आया था, इसका पब्लिश हुआ था, उसमें 5 कैंटोस थे। 5 में से 2 जो थे वो तो अर्लियर पहले वाले ही थे। ठीक है। तो दैट मीन्स 3 नए ऐड किए गए थे। दैट इज़ वाई ये टोटल कितने हुए? 5 कैंटोस भी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा की फैक्टर्स जानने ज़रूरी है। अच्छा, अगर एक चीज़ और बताई जाए, जो इसका फाइनल, जैसे कहते हैं ना फाइनल फॉर्म जो करेक्शन हो के आया था, वो आया था 1717 में, 1717 में। और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें क्या चीज़ ऐड की गई थी? इसमें स्पीच ऑफ क्लैरिसा ऐड किया गया था। स्पीच ऑफ क्लैरिसा ये कब ऐड किया गया था? 1717 में। तो ये लास्ट इसका जो फाइनल फॉर्म आया था वो ये आया था। पूछ लिया जाता है, इसमें करेक्शन किया गया था। और कुछ फैक्टर्स हैं इसमें, कीवर्ड्स जो हमें आने चाहिए पोएम को पढ़ने से पहले। एक्चुअली ये जो रेप ऑफ लॉक है, ये अलेक्जेंडर पोप ने अपने मन से नहीं लिखी। इसको लिखने में और इसको बनाने में
हम जिसको श्रेय देंगे वो थे जॉन कैरल। जॉन कैरल एक्चुअली अलेक्जेंडर पोप के बहुत अच्छे मित्र रहते हैं, दोस्त रहते हैं। तो वो एक सच्ची घटना पे आधारित, अब सच्ची घटना क्या है वो मैं आपको बता दूं कि ये रियलिटी थी कि एक जो इसमें जो रियल कैरेक्टर था वो था अरबेला फर्मर, अभी आगे बताऊंगी कैरेक्टर में जाके, और लॉर्ड पीटर नाम के, लॉर्ड पीटर और अरबेला फर्मर। एक्चुअली अरबेला फर्मर भी बहुत हाई क्लास एलीट थी और लॉर्ड पीटर भी कोई कम नहीं थे, वो भी उसी हायरार्की के थे। लेकिन इन दोनों फैमिलीज़ में बहुत से पंगे, बहस, लड़ाई झगड़े चले। लेकिन आपको पता होना चाहिए झगड़े क्यों हुए। ये झगड़े का कारण क्या था कि लॉर्ड पीटर ने अरेबेला फर्मर का बाल काट दिया था, लॉक काट दिया था। ऑल्दो इट सीम्स वेरी नॉनसेंस, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, लॉक हास्य है कि लॉक बाल काटने पे कोई लड़ाई हो सकती है। यस, इट इज़ अ ट्रिवियल, बहुत ही तुच्छ बात है। लेकिन ये इसी में, यही पोयम में आगे दिखाया भी जाता है कि इतनी छोटी चीज़ पे बहस हो जाना, तो ये एक्चुअल में ऐसा होता है। और ये बात जॉन कैरल अपने दोस्त अलेक्जेंडर पोप को कहते हैं कि तुम इसके बारे में लिखो, तुम पोयम को लिखो। तो पहले अलेक्जेंडर पोप को भी लगता है कि ये तो कोई मतलब इसका कोई आधार नहीं लगता है, इट सीम्स, मतलब कहाँ पोप कैसा लिखते हैं और यहाँ बिल्कुल ही किस पे लिखें। पर फिर भी उन्होंने जॉन कैरल, जो उनके दोस्त थे, मित्र थे, उनके कहने पर ही और उन्हीं को डेडिकेट करते हुए, अगर हम बोले तो जॉन कैरल को ही डेडिकेट करते हुए उन्होंने इस वर्क को लिखा। और वो लिखा इन्होंने द रेप ऑफ लॉ, ठीक है, जिसका हम सिर्फ पार्ट कैंटोस 1 करेंगे। अच्छा, इसमें और थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, क्योंकि आगे जब कैरेक्टर्स आएंगे तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कौन कौन से कैरेक्टर क्या है। मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगी इन अ नटशल। इसमें एक कैरेक्टर आता है बेलिंडा, BELINDA, बेलिंडा। तो बेलिंडा इसकी मेन प्रोटोगेनिस्ट है, मतलब मेन हीरोइन है, जो बहुत ही वेल्दी है, बहुत ही सुंदर यंग वेमेन है, ठीक है। असलियत में अगर हम बोले तो इस बेलिंडा को जो यहाँ पर कैरेक्टराइज किया है वो किसको, एक्चुअल नाम जो था दैट वाज एराबेला फर्मर को यहाँ पर शो किया गया है, किसके थ्रू, बेलिंडा के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है आपका एरियल, ARIEL, एरियल। अब एरियल यहाँ पर क्या है, ये बेलिंडा का एक क्या है, गार्जियन, GUAR, लिखते रहिए आप साथ साथ जब तक आप इससे जुड़े हुए हैं ये वीडियो से। सिल्फ, SYLPH, तो आपको कुछ चीज़ें तो यहीं समझ में आ जाएंगी। तो ये जो गार्जियन सिल्फ, एक्चुअली बहुत टाइप के सिल्फ रहते हैं बेलिंडा के, तो ये एक गार्जियन सिल्फ है। गार्जियन का मतलब होता है जो देख रेख करने वाले। तो सिल्फ का मतलब यहाँ पर क्या है, सिल्फ का मतलब यहाँ है स्पिरिट, आत्मा, ठीक है। अब इसकी जो आत्मा का जो हेड है, इन सभी आत्माओं का जो हेड है, उसको नाम दिया है यहाँ पर एरियल। तो एरियल यहाँ पर क्या रहता है, बेलिंडा का गार्जियन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर जो दिखाया गया है वो बैरन, लॉर्ड बैरन। ये लॉर्ड बैरन एक्चुअली में जो दिखाया गया है ये एंटागोनिस्ट, मतलब विपरीत दिखाया गया है पोयम में। और कहाँ इसका वर्णन होता है, थोड़ा ये भी कभी एग्जाम में आ जाए तो पूछ लिया जाए, तो आपको याद होना चाहिए ये कैंटोस 3 में आता है। कैंटोस 3 में इसका वर्णन होता है कि ये एंटागोनिस्ट है पोयम का, ठीक है। और ये जो बैरन है, यहाँ पर जो बैरन को बताया गया है, ये बैरन एक्चुअली लॉर्ड पीटर, जो एक्चुअल नाम था, जिसके पीटर है, PETER, पीटर, एराबेला और पीटर एराबेला के बाल काट देते हैं, तो पीटर को यहाँ पर लॉर्ड बैरन के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो आ जाता है यहाँ पर, दैट इज योर थैलेरिसिस। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है थैलेस्ट्रिस, TRIS, थैलेस्ट्रिस। थैलेस्ट्रिस एक्चुअली क्या है, बेलिंडा के मेड है, मतलब कोटली, मतलब जो कोट है उनका, दासी है समझो, मतलब दरबारी है, दरबारी लेडी है, मेडन है। तो उसका ये देखा जाए तो वो लड़की है, और यहाँ पर वो उसकी दोस्त है, मतलब फ्रेंड ही कह लीजिए आप, जिसको जो ये दिखाती है कि भाई उसको भी
बेलिंडा के बाल कटने पर उसको भी उस पर बहुत ज़्यादा विलाप हो रहा है, मतलब वो भी दुखी है कि बेलिंडा के बाल कट गए हैं, ये वो शो कर रही है। फिर एक, ये आप समझ गए होंगे थैलेस्टिस कौन है। फिर एक कैरेक्टर और आता है प्ल्यूम, PLUME, प्ल्यूम। प्ल्यूम क्या है? प्ल्यूम थैरिस्टर का, थैलिस्ट्रिस जो अभी बताया मैंने नाम पहले, उसका स्यूटर रहता है। स्यूटर को हम लोग फियोंसी भी कहते हैं, तो उसके फियोंसी रहता है। तो अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। अब इसमें एक और आता है कैरेक्टर, दैट इज़ योर क्लैरिसा, क्योंकि क्लैरिसा पे ही सारी कहानी, मतलब लास्ट में जो जुड़ता है वो जुड़ता ही क्लैरिसा की वजह से है। फाइनल जो 1717 में जुड़ता है तो वो नाम है क्लैरिसा। क्लैरिसा कौन है? क्लैरिसा एक लेडी है कोर्ट में, ठीक है, दरबार में। हु लेंड्स, जो क्या करती है, बैरन को कैंची देती है कि जाओ बेलिंडा के तुम बाल काट के ले आओ, ठीक है, बेलिंडा के जाओ बाल काट के ले आओ। एक कैरेक्टर और है यहाँ पर, बेटी, BETTY, आगे आगे दिखता जाएगा आपको तब पता चलेगा। बेटी एक बेलिना की क्या है, बेलिंडा की मेड है। और एक और यहाँ पर कैरेक्टर आता है, दैट इज शॉक, SHOCK, शॉक। तो यहाँ शॉक क्या है? बेलिंडा का लैप डॉग है, लैप डॉग, गोदी वाला डॉग। तो दीज आर फ्यू कैरेक्टर्स जिस पे ये कहानी, मतलब पूरा पोयम हम कहें तो डिपेंड करती है। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स बिगिन विद द पैराग्राफ्स। आज हम देखते हैं हम कितने पैराग्राफ कर सकते हैं। द रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बट बिफोर मूविंग ऑन टू दिस, पहले से थोड़ा सा इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। ये देखिए, पहले को समझिए। देखिए, ये कहते हैं, what he is trying to convey, what dire offense from amorous causes springs, what mighty contest rise to from trivial things। अब पहले आपको मतलब पता होना चाहिए डायर ऑफेंस। डायर का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक, लिख लीजिए, भयानक, टेरेबल, ठीक है, टेरेबल भी कह सकते हैं। ऑफेंस एक वर्ड आया है, ऑफेंस का मतलब यहाँ पर झगड़ा है, क्वारल, ठीक है। कैसा झगड़ा? भयानक झगड़ा, टेरेबल बोला है मैंने आगे, याद रखिएगा। कैसा झगड़ा? भयंकर झगड़ा, ठीक। अब यहाँ एक वर्ड आया है एमोरस। एमोरस कहते हैं लव अफेयर को, लव अफेयर, इसको कहा जाता है एमोरस, ठीक है। यहाँ स्प्रिंग्स का मतलब होता है किसी चीज़ का निकलना, ठीक है। तो अगर हम इसकी मीनिंग देखें और एक दूसरा वर्ड नीचे वाली भी बता दूं, फिर दो लाइनों को हम एक साथ लेंगे। नीचे वाला वर्ड है व्हाट माइटी। माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली। यहाँ कंटेस्ट जो मतलब दिखा रहा है, इसका मतलब भी होता है झगड़ा, क्वारल होता है। ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत ही तुच्छ, मतलब जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इन दो लाइनों को हम समझते हैं पहले, फिर इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, यहाँ पर पोप कह रहे हैं, अलेक्जेंडर पोप ये विषय लिख रहे हैं, तो ये लिख रहे हैं कि जो प्रेम का विषय, एमोरस है ना, कहता है जो लव करने वाले हैं, जो प्रेम का जो विषय होता है वो मतलब उसके जो परिणाम होते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है, कारण जो उसका परिणाम आता है, वो बहुत ज़्यादा भयानक निकल के आता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या कहा मैंने? यहाँ पर पॉइंट ये समझाना चाह रहे हैं कि जो प्रेम के विषय होते हैं, प्रेम संबंधी जो भी विषय होते हैं, उनके जो रिजल्ट निकल के आते हैं, जो उसका परिणाम निकलता है, वो कितना भयानक होता है, उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। कितना भयानक होता है, देखिए। व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम अ ट्रिवियल थिंग्स। कहते हैं कि कितने शक्तिशाली झगड़े, ये कह रहा है कि कितने शक्तिशाली झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। राइज का मतलब है उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन कहाँ से उत्पन्न होते हैं? छोटी छोटी बातों से। थोड़ा आप समझे मतलब को, कि जो ये प्रेम होता है
ये जो प्रेम का जो विषय होता है, जिस सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं, कहते हैं कि ये इसके रिजल्ट इतने बुरे और इतने खतरनाक होते हैं कि वो झगड़े छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातें होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, छोटी छोटी बात होती है और वो कितने शक्तिशाली झगड़े में उत्पन्न हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? कि मतलब कि कभी प्यार करते हैं तो बहुत करते हैं, पर उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही क्या होता है, भयानक होता है। और इस तरीके से भयानक होता है कि छोटी छोटी बातों पे भयानक हो जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? नेक्स्ट लाइन कहता है, आई सिंग दिस वर्स टू कैरल, म्यूज इज ड्यू। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि आई सिंग का मतलब है यहाँ पर ऑथर पोप अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं ये गीत गाता हूँ, मैं ये बताता हूँ, ये लिख रहा हूँ। वो बोल तो रहे नहीं, वो लिख के बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? कैरल को। कौन है ये कैरल? जॉन कैरल। जॉन कैरल कौन थे? उनके क्या थे वो? मित्र थे, ठीक है ना, फ्रेंड थे। म्यूज इज ड्यू, वो क्या कहते हैं कि म्यूज का मतलब क्या होता है? भगवान है। ये कौन सी भगवान है? देवी, गॉडेसेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी। कहते हैं कि ज्ञान की देवी को मैं क्या कर रहा हूँ, ज्ञान की देवी की वजह से मैं उसको याद करके मैं बता रहा हूँ। अब वो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा इसको सुन लेते हैं, देख लेते हैं क्या मतलब निकलता है। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि मैं लिख रहा हूँ इस कविता को, कैरल मैं इस कविता को लिख रहा हूँ और मैं इस पे प्रार्थना भी कर रहा हूँ, लिख कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि ज्ञान की देवी इसे स्वीकार करो। जो मैं लिख रहा हूँ, हे भगवान, हे ज्ञान की देवी, तुम मेरे इस लिखने को क्या करो, स्वीकार करो। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, दिस इवन बेलिंडा में वॉच सेफ टू व्यू। इवन दिस बेलिंडा में वॉच सेफ टू व्यू। वॉच सेफ, अब देखिए आप यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, तो इनके थोड़े से आपको मतलब समझने पड़ेंगे, ठीक है ना, तो आप इसको तभी ज़्यादा क्या कर पाएंगे, क्लियरली समझ पाएंगे। अब ये वॉच सेफ कह रहा है, तो वॉच सेफ का मतलब क्या होता है, पहले इसको आप लिख लीजिए। वॉच सेफ का मतलब होता है ध्यान देना। क्या देना? ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना कहता है ये। ठीक, इसमें यही चीज़ आई थिंक डिफ़िकल्ट लगी होगी, तो इसी को मैं अब समझाती हूँ। वो कहता है, मतलब यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे, दिस इवन बेलिंडा, कहते हैं कि मैं तुम्हारे आशीर्वाद। अब यहाँ पर एक चीज़, मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूँगी कैरल के लिए, फिर नीचे एक लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर वो कैरल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं लिख रहा हूँ और मैं ज्ञान की देवी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, तुम्हारे आशीर्वाद हेतु तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ कि जो ये बेलिंडा है, वो बेलिंडा को कहते हैं कि बेलिंडा को भी ये कविता को ध्यान से पढ़नी चाहिए। इस कविता को बेलिंडा को भी ध्यान से करना क्या चाहिए, पढ़नी चाहिए इस कविता को, जो कविता मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन ये निकल के आती है कि ध्यान से उसको भी व्यू मतलब देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है, स्लाइट इज द सब्जेक्ट बट नॉट सो द प्रेज। अब वो कहते हैं भले ही ये जो विषय है, स्लाइट का मतलब होता है हल्का सा ही, कहते हैं जो इसका विषय है वो विषय जो है हल्का, हल्का मतलब तुच्छ। कहते हैं जो भले ही ये जो सब्जेक्ट है जिसपे मैं ये लिख रहा हूँ, कविता लिख रहा हूँ, इसका जो विषय है वो बहुत ही तुच्छ है, बट नॉट सो द प्रेज। कहते लेकिन इसकी तारीफ बाद में बहुत बड़ी होगी। मतलब यहाँ आप लोगों को ये लगेगा नॉट सो द प्रेज का मतलब है नहीं ये प्रेज नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो इनडायरेक्टली है वो ये है कि भले ही ये जो वर्क है, जिस सब्जेक्ट पे मैं लिख रहा हूँ, वो अभी इतना प्रेज वर्दी नहीं है, लेकिन ये बाद में जाके क्या होता है, इसकी तारीफ बहुत बड़ी होगी। सब्जेक्ट अभी भले ये क्या लग रहा है, तुच्छ लग रहा है। ठीक है, जिस चीज़ विषय पे हम बात कर रहे हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन है, इफ़ शी इंस्पायर एंड ही अप्रूव्स माई लेज। अब वो कहते हैं ये तभी आगे जाकर क्या होगी, तारीफ़ काबिल बनेगी, जब बेलिंडा जो है, शी यहाँ किसको कहा गया है, बेलिंडा को, यदि बेलिंडा मुझे इंस्पायर करे, मुझे प्रेरित करे। ठीक है, कैरल कहते हैं कि वो मुझे प्रेरित करे, और कैरल एंड ही किसको कहा गया है, कैरल को, एंड कैरल
तुम इस गीत को स्वीकार कर लो तो ये कार्य बहुत महान कार्य बन जाएगा या माना जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि अगर कहते हैं भले ही ये सब्जेक्ट जो है, विषय जो है बहुत हल्का है, अभी आगे जाके ये बहुत महान बन जाएगा, लेकिन महान कैसे बनेगा? जब बिलिंडा मुझे प्रेरित करेगी और तुम मेरे इस कार्य को स्वीकार करोगे कैरल के लिए। तो आई होप ये पैराग्राफ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बहुत ही डीप में मैंने इसे हिंदी में समझाया है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज योर, लेट्स हैव अ लुक। से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, कहते हैं कि से व्हाट स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब आप जानते ही हैं, विचित्र, मोटिव का मतलब आप यहाँ जानते ही हैं, उद्देश्य। तो वो कहता है, मतलब यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि एक ऐसी लड़की, वो कहते हैं कि भाई द बिलिंडा मुझे प्रेरित, अब वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि अरे विचित्र लड़की, मतलब यहाँ पर वो क्या बोलना चाह रहे हैं? से व्हाट स्ट्रेंज। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा, बिफोर मूविंग टू दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग मोर। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मैं थोड़ा सा इसको नट शेल में, जो ये पहला वाला पैराग्राफ है, इसे थोड़ा नट शेल में थोड़ा सा समझा दूँ आपको एक बार, और कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं बता दूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए मेरी वीडियो इसीलिए लंबी होती है कि थोड़ा डिटेल में स्टडी हो जाती है, तो इसलिए ये थोड़ी वीडियो लेंथी बन जाएगी, पर आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा ज़रूर। और आपके MCQ सीरीज़ आएंगे, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक दिन में 2 वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी। देखिए वो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं वो, जिस चीज़ को, कि एक ऐसी लड़की, कैसी लड़की, जो बिल्कुल विनम्र है। विनम्र तो आप जानते ही हैं, मतलब ये बिलिंडा जो है, बिलिंडा को यहाँ पर दिखाया गया है कि बहुत ही ज़्यादा वो रहती है ना, तो वो विचित्र लड़की है। मतलब इस तरीके से उन्होंने बताया है कि वो अगर मान जाए और वो हो जाए तो उसके बाद मेरा जो वर्क होगा वो क्या होगा, सही होगा, मेरा जो मेरा काम है वो मैं अच्छे ढंग से कर सकूँगा। ये उनका कहने का मतलब होता है यहाँ पर। वो इस तरीके से कहते हैं कि भाई जो पोप को ऐसा लगता है वो इतनी ऐसी क्या बात रही होगी। अब क्योंकि यहाँ पर जो लव को जो बताया गया है, ये क्या बताया गया है, तुच्छ बात ऐसी क्या थी। कहाँ बिलिंडा को, यहाँ जो अभी आगे कैरेक्टर आएगा कि जो लॉर्ड ब्राउन है वो इतना प्यार करता है, और ऐसा क्या है, कितनी तुच्छ बात पे वो ऐसा हो जाते हैं। फिर वो ये भी बोलते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा क्या होता है, जो बिलिंडा एक ऐसी विनम्र लड़की रहती है, उसका व्यवहार इतना अच्छा रहता है। तो पोप यहाँ पर गॉडेसेस ऑफ पोइट्री से पूछ रहे हैं, मतलब जो भगवान की जो ज्ञान की जो देवी है उससे पूछते हैं कि ऐसा एक विचित्र उद्देश्य ही होगा, कोई पर्पस ही होगा, जो बैरन का, जिसके वजह से एक जो शांत, मतलब बैरन के लिए अगर सपोज बेलिंडा के दिल में नफ़रत जागी है, वो इतनी तुच्छ बात पे लड़ रही है, तो ज़रूर कोई ना कोई उद्देश्य हो। वो भगवान से पूछ रहे हैं यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप कि जो इतनी सिंपल मजबूर लड़की, जो मतलब इतनी सिंपल है, शांत है, हम्बल है, वो इस प्रकार से बैरन के प्रति हमला करने के लिए जो तैयार हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ उनके मतलब रीज़न रहा होगा। कहने का मतलब ये है, इसके अंदर ये निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पर से ये नेक्स्ट लाइन में यही कहता है, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। ये जो दूसरी लाइन आती है ना, वो यही बता रही है कि से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, कहते हैं कि ऐसा क्या विचित्र, यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि भाई ऐसी क्या विचित्र बात आ गई, हे भगवान। ये जो गॉडेसेस हैं, जो देवी है, किसकी, ज्ञान की देवी से बोल रहे हैं लॉर्ड, कि कुड कंपेल, मतलब उसको जोर देना पड़ा, मतलब बिलिंडा को ऐसा क्या क्यों करना पड़ा, क्या इतनी स्ट्रेंज बात रही होगी कि इतना स्ट्रेंज व्यवहार उसने रखा, वो भी एक वेल ब्रेड लॉर्ड, असॉल्ट अ जेंटल बेली, कि भाई वो जो वेल ब्रेड, मतलब वो भी अच्छे, देखा जाए तो लॉर्ड ब्राउन भी एक अच्छी फैमिली से ही रहता है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं ख़राब फैमिली से है, वो भी एक अच्छी फैमिली से ही रहता है। और एक्चुअली आपको पता होगा, जब आपने ये थोड़ी बहुत पहले पोएम पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, कि इसमें एक्चुअली ब्राउन जो रहता है वो बेलिंडा से प्यार करता है। ठीक है, वो बेलिंडा से प्यार करता है, और वो बेलिंडा जो है वो उसको, उसके लव को एक्सेप्ट नहीं करती, और जब एक्सेप्ट नहीं करती तो ये बात रिवेंज में बदल जाती है। रिवेंज इन द सेंस, वो जितना प्यार करता था बेलिंडा से,
उतना ही वो नफ़रत भी करने लग जाता है, उसी नफ़रत की वजह से वो बाल भी काट देता है। यहाँ पर ये दिखाया गया है, आगे जाके आपको पता चलेगा। तो यहीं पर ये बात बोलते हैं कि भाई जो इतना अच्छा खासा आदमी था उस पे हमला कर रही है, वो भी एक जेंटल लड़की, मतलब जो जेंटल है, मतलब बहुत व्यवहार से अच्छी है, वैसी लड़की अगर ऐसा कर रही है तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। उसका कहने का तात्पर्य ये है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर क्लियर है, आप जैसा जैसा हो रहा है आप मुझे बताते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समझ में भी आ रहा है वीडियो या नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर उसी से मैं और अच्छा उसको देख सकेंगे। तो नेक्स्ट उसमें ये कहते हैं, नेक्स्ट लाइन पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट लाइन इज योर्स कि कुड मेक अ जेंटल बेली रिजेक्ट अ लॉर्ड। अच्छा एक मिनट, ये लाइन रह गई है। ओ से व्हाट स्ट्रेंजर कॉज येट अनएक्सप्लोर्ड। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो पोप कह रहे हैं कि बेलिंडा के लिए ही कह रहे हैं कि बेलिंडा जो अपने इसमें जो उसका उद्देश्य था, जिसके लिए मतलब वो कैसे एक विचित्र उद्देश्य होगा जो बैरन को उसने इस वजह से क्या कर दिया है, अनएक्सप्लोर्ड, ऐसे ही छोड़ दिया है। मतलब मजबूर है जो उसके आगे उसने उस पर हमला करा, और हमला करने के बाद ही कोई विचित्र कारण ही होगा, वजह होगी जिस वजह से उसने इस व्यक्ति को अस्वीकार कर लिया। समझ में आ गया? ये रिजेक्ट अ लॉर्ड, यहाँ तक की लाइन देख लीजिए। ओ से व्हाट स्ट्रेंजर्स कॉज यन एक्सप्लोर्ड कुड मेक अ जेंटल बेली रिजेक्ट अ लॉर्ड। कहते हैं कुछ जरूर कोई स्ट्रेंज बात होगी, अनोखी कारण ही होगा जो हमें पता नहीं है और अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो रीज़न क्या है, कि जिस वजह से वो इस जेंटल जो बेली है, मतलब जो बेलिंडा के लिए बेली कहा गया है, कि जो इतनी विनम्र जो बेलिंडा है वो इस लॉर्ड ब्राउन को रिजेक्ट कर देती है, मतलब उसके प्रपोजल को क्या कर देती है, अस्वीकार कर देती है। वो कारण कह रहे क्या रहा होगा इसका हमें भी अनुमान नहीं है, है ना। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन एंगेज। कहते हैं कि इन टास्क सो बोल्ड, कि आगे कहते हैं कि किसी लड़की के बाल काट देने का, किसी लड़की के बाल काट देने का, ये कहते हैं ना, इट टास्क सो बोल्ड कैन अ मैन एंगेज, कि क्या कहते हैं कि किसी लड़की के बाल काटना, क्योंकि यहाँ पर वो लिटिल मैन की जो बात आ रही है वो टास्क बोल्ड इसीलिए कह रहे हैं। टास्क यहाँ पर वही हुआ कि उसके बाल काट देते हैं ना, बेलिंडा के लॉक काट देते हैं, लॉक को ही बाल कहते हैं, कि कहते हैं कि भाई उसके जो बाल काट दिए हैं, किसी भी लड़की के अगर बाल काट दो तो क्या वो इतना महान काम है जो लॉर्ड ब्राउन को आना पड़ा करने के लिए। वो कहते हैं ना कि भाई लॉर्ड ब्राउन को आना पड़ा इसके बाल काटने के लिए, वो तो कोई भी काम कर सकता था क्योंकि ये तो तुच्छ काम था। वो कहते हैं ना कैन लिटिल मैन एंगेज, इसके लिए तो छोटा व्यक्ति भी, ये तुच्छ काम है बाल काटना, ये तो कोई छोटा व्यक्ति भी कर लेता। एक अच्छे घर का व्यक्ति लॉर्ड ब्राउन ही क्यों उसके बाल काटने के लिए आया। समझ में आ गया? नेक्स्ट लाइन में ये बोलते हैं, आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये लाइन, एंड इन सॉफ्ट बॉसम्स ड्वेल सच माइटी रेज। और कहते हैं कि जो व्यक्ति शांत प्रिय है उसे इतना आक्रोश आ गया। आप बात समझ गए? शांत प्रिय कौन था यहाँ पर? शांत प्रिय यहाँ पर ब्राउन भी थे। तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इतना शांत प्रिय था, सॉफ्ट ब्लॉसम यहाँ इसी को बताया, ड्वेल मतलब रहना, मतलब जो शांति, जिसका मतलब हृदय इतना शांत था, आक्रोश मतलब नहीं था, शांत था। अब उसे इतना आक्रोश आ गया कि उसने इतनी छोटी, वो कहता है ना ड्वेल सच अ माइटी रेज, माइटी का मतलब शक्तिशाली, रेज का मतलब होता है क्रोध। तो वो कहते हैं कि इतना मतलब इतना आक्रोश, इनका इतना शक्तिशाली आक्रोश आ गया कि इतना तुच्छ कार्य करना पड़ा। लॉर्ड ब्राउन के लिए कहते हैं कि भाई ये जो बाल काटने वाला जो ये तुच्छ काम था, इसके लिए तो और भी लोग थे। तो ऐसा क्या कारण रहा कि जो एक बिल्कुल विनम्र आदमी, शांत प्रिय आदमी अचानक से इतना शक्तिशाली क्रोध ले आया कि उसको इतना छोटा काम करना पड़ा। समझ में आ गया? आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स हैव अ लुक। सोल थ्रू वाइट कर्टेन शॉट अ टिमरस रे। पहले तो टिमरस का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए,
टिमरस का मतलब होता है बहुत ही धीमी, हल्की, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। हल्की रेज जो आती है ना उसको कहते हैं टिमरस। और सोल थ्रो, सोल यहाँ पर अगर आपको सोल एग्जाम में पूछ भी लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर सोल किसको कहा गया है, सूरज को कहा गया है। लैटिन में इस सोल को कहते हैं सूरज, सन, ठीक है। तो वो कहते हैं यहाँ पर कि अब एक्चुअली होता क्या है कि अब बेलिंडा अपने कमरे में गई है, वो अपने कमरे में सो रही है। तब से वो दिखाते हैं कि जो सूरज है बेलिंडा के कमरे में, जो सूरज की जो किरणें हैं, ट्राइमरस रे, वो बहुत ही धीमी धीमी आती हुई दिख रही हैं। किसके कारण की वजह से? वाइट कर्टेन की वजह से, कि जो उसके उनके कमरे में, बेलिंडा के कमरे में जो सफ़ेद पर्दे लगे हैं, उनसे सूरज की किरणें ऐसे दिख रही हैं मानो कि बड़ी धुंधली सी, धीमी, हल्की सी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं एंड ओपन्ड दोज आइज दैट मस्ट एक्लिप्स द डे। अब यहाँ पर पोप कहते हैं, मतलब कहते हैं इस तरीके से कहते हैं कि यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि जो बेलिंडा की जो आइज़ हैं, यहाँ आँखों की बड़ी तारीफ़ की गई है। यहाँ कहा गया है कि बेलिंडा की जो आइज़ हैं वो बहुत प्यारी हैं, अगर वो खोल दी जाए, ओपन्ड है ये, OPENED, वो कहते हैं अगर इन आँखों को बेलिंडा खोल दे तो सूर्य को भी क्या हो जाए, सूर्य पे भी ग्रहण लग जाए। मतलब उसकी आइज़ इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं कि उसकी जो आई बॉल्स हैं आँख की, वो सूर्य को भी क्या कर ले, ग्रहण कर ले, एक्लिप्स ला दे। तो बहुत ही अतिशयोक्ति, मतलब हाइपरबोल यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है कि सूरज पे भी ग्रहण लग जाएगा कि इतनी सुंदर आँखें हैं बेलिंडा की। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नाउ लैब डॉग्स गिव्स देमसेल्व्स द रोजिंग शेक। अब कहते हैं बेलिंडा का यहाँ पर लैब डॉग है। इस लैब डॉग का नाम मैंने आपको बताया था शॉक करके, ठीक है। तो अब कहता है कि जो बेलिंडा का जो लैब डॉग है वो भी अब नींद से जग गया, ठीक है। अब मतलब सूरज की किरणें आ गई, बेलिंडा की आंखों की तारीफ कर दी। अब जो उसका लैब डॉग है वो भी उठ गया, वो भी जाग गया। और आपको पता है जब डॉग उठते हैं, जागते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने को और रिफ़्रेश करने के लिए यॉन करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, अपनी बॉडी को शेक करते हैं। तो वही चीज़ वो कहते हैं रोजिंग शेक, मतलब अपने आप को हिला डुला के थोड़ा सा अलर्ट होने के लिए, एक्टिव होने के लिए वो ऐसे कर रहा है। डॉग की बात की है यहाँ पर, ठीक है। एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक। और कहते हैं कि जो लोग, जो स्लीपलेस मतलब वो लवर्स, वो प्रेमी जो रात भर सोते नहीं हैं या देर तक सोते हैं, उनको भी यहाँ पर पॉइंट संबोधित करते हैं कि भाई अब जग जाओ, अब देर हो चुकी है, अब उन्हें भी जग जाना चाहिए। 12 उठ जाओ, 12 बज गए हैं। यहाँ 12 दिखाया है ना, 12, जस्ट एट 12 अवेक, अब 12 बज चुके हैं, उठ जाओ। नेक्स्ट लाइन में है थ्राइस रंग द बेल, ठीक है। द स्लीपर नॉक्ड द ग्राउंड, थ्राइस रंग द बेल। अब जिस प्रकार से हम लोग तो आजकल अपने मोबाइलों फ़ोन पे सब पे अलार्म सेट कर देते हैं, पहले तो घड़ियाँ होती थी, अगर आपको याद हो, टाइम सेट करने के लिए, भाई इतने बजे जगना है, ये करना है। तो वो कहते हैं यहाँ पॉइंट कि जो बेलिंडा ने अलार्म सेट किया होगा वो 3 बार बज चुका है, मतलब 3 बार बज चुका है, वो बज के उसने बंद भी कर लिया। तो बेलिंडा जो है, बेलिंडा ने वो थ्राइस रंग द बेल, 3 बार वो बेल बज चुकी है। अब वो थोड़ा सा अलर्ट हुई, तो स्लीपर नॉक्ड द ग्राउंड, तो उनका जो वुडन ग्राउंड है, जैसे आजकल मास्टर बेडरूम कहते हैं ना वुडन वाला, तो उसी प्रकार से उनका वुडन का जो फ्लोर होगा उसको अपने पैरों से नॉक करती है, खटखट करके, जिससे कि वो किसी को क्या कर सके, अटेंडेंट या किसी को भी, अपनी मेड सर्वेंट किसी को भी बुला सके हेल्प के लिए, ठीक है। जो अलार्म उन्होंने बंद वो कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में है एंड द प्रेस्ड वॉच्ड रिटर्न अ सिल्वर साउंड। अब कहते हैं और वही अलार्म बेल अब इन्होंने दोबारा प्रेस करके वापस ऑफ कर दिया है, जो पहले ऑन था, जो 3 बार बज के ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट लाइन में है बेलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड। कहते हैं कि अभी कहते हैं पॉइंट कह रहे हैं कि बेलिंडा अभी भी अपने, डाउनी का मतलब होता है सॉफ्ट, मुलायम,
अभी भी, अब पिलो का मतलब आप जानते हैं तकिया, प्रेस्ड का मतलब पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अभी भी मतलब देखा जाए तो बेलिंडा जो है अभी ड्राउजी ही फील कर रही है, नींद में ही महसूस कर रही है अभी, क्योंकि उसने अपनी जो सॉफ्ट पिलो है अभी भी उसने पकड़ के रखी है, मतलब बेड से भी मन नहीं कर रहा उठने का, ये उसका कहने का तात्पर्य है। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। हर गार्जियन सिल्फ, सिल्फ यहाँ आत्मा है, एरियल नाम है उसका, हेड का, आत्मा स्पिरिट। द गार्जियन सिल्फ प्रोलॉन्ग द बेलमी रेस्ट। ठीक है, बेलमी रेस्ट, बेलमी रेस्ट यहाँ पर किसको कहा गया है कि वो कहते हैं कि भाई तुम आराम करो। बेलमी रेस्ट का मतलब यही है कि तुम आराम करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हर गार्जियन, गार्जियन मतलब वही है जो आत्मा गार्जियन का काम कर रही है, एरियल, वो चाहती है, वो आत्मा अभी चाहती है कि भाई अभी ये बेलिंडा क्या करे, और देर तक, प्रोलॉन्ग्ड मतलब और लंबे समय तक आराम फरमाए, मतलब सो जाए। अभी भी वो थोड़ी देर क्या करे, सो ही रहे। ठीक है। इट वॉज ही हैड समन्ड टू हर साइलेंट बेड, इट वॉज ही हैड समन्ड टू हर साइलेंट बेड। कहते हैं वो अभी चाहते हैं कि वो दोबारा से अपने इस शांत बिस्तर में आकर सो जाए। समंड का मतलब वो चाहते हैं ये करने के लिए, इट वॉज मतलब वो चाहते हैं कि वो क्या करे, अभी भी अपने शांत बिस्तर में आए और दोबारा वापस सो जाए। ठीक है, उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो ऐसा क्यों सोचते हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो बेलिंडा का जो गार्जियन है सिर्फ, उसको ऐसा लगता है कि अभी इसको जगना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ इनके साथ, मतलब बेलिंडा के साथ कुछ गलत होने वाला है, उसे ऐसा आभास लगता है। तो वो चाहता है कुछ गलत होने वाला है, इससे अच्छा है कि वो नींद में ही रहे, नींद में रहे और नींद से जागे ना, इस वजह से वो ऐसा सोचते हैं। नेक्स्ट लाइन में है, द मॉर्निंग ड्रीम दैट होवर्ड टू ओवर हर हेड। अब आप भी जानते हैं जब हम सपोज़ एक बार उठ गए फिर दोबारा सो गए, तो सोने के बाद दोबारा सपने आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से बेलिंडा को भी अब क्या हो गया, वो उसने सपना देख लिया। अब वह एरियल बेलिंडा को उसको शांत बिस्तर में सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर बेलिंडा के सपने में वो सपना देखती है। पहले तो यही है मॉर्निंग ड्रीम, सुबह के सपने, हैव ओवर्ड हर हेड, अब वो उसी के सर के ऊपर, मतलब नींद में वो सपना देखना शुरू कर रही है। अब वो सपने में क्या देखती है, देखिए, अ यूथ मोर ग्लिटरिंग देन अ बर्थ नाइट ब्यो। कहने का मतलब है वो सपने में जिसको देख रही है वो क्या है, मानो उसने सपने में एक जवान लड़का, जिसे राजकुमार जैसे कि राजकुमार होता है बर्थ नाइट, उसके समान मानो वो जैसे चमचमाते वस्त्र पहने हैं। इस बीच अब इसकी एक दूसरी लाइन है, इस पे ही मैं बताऊंगी। दैट इवन इन स्लम्बर कॉज्ड हर चीक टू ग्लो। स्लम्बर का मतलब होता है नींद की झपकी। अब सोचो वो झपकी में है, नींद में है। अब कहते हैं कि इवन इन स्लम्बर, कि भाई अभी नींद की झपकी में भी बेलिंडा के जो गाल हैं, चीक है, उन पे क्या आ गया है, रौनक, खुशी आ गई है, मुस्कान आ गई है, मुस्कुराहट आ गई है, सिर्फ वो सपना देख के, जिस सपने में वो किसको देख रही है, एक जवान राजकुमार को देख रही है। इसके बाद नेक्स्ट उसमें चलिए, सीम्ड टू हर ईयर हिज वीलिंग लिप्स टू ले। अब यहाँ पर जो वो एरियल है, जो वहाँ पर एरियल क्या है, सिल्फ है। अब वो सिल्फ को क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है, और उसको ये मौका मिल जाता है कि वो क्या कर सके, अब वो भी कुछ, क्योंकि उसको ऐसा लगता है, आभास होता है कि भाई बेलिंडा के साथ कुछ गलत होने वाला है, तो इसी वजह से वो चाहता है कि भाई अब मुझे मौका मिला है, थोड़ा सा ये हंस रही है, कर रही है, तो वो विनिंग लिप्स, विनिंग का मतलब यहाँ होता है कि वो उसके पास जाकर कुछ बोलते हैं, मतलब होंठ से कुछ बोलना शुरू करते हैं। किसके पास जाकर, उसके कान पे, बेलिंडा के कान के पास जाकर कुछ बोलना चाहते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट लाइन में आता है, एंड दस इन द विस्पर सेड और सीम्ड टू से, और कहते हैं कि इसी तरीके से वो एरियल जो है, जो सिल्फ है, वो क्या करता है, उसी समय बेलिंडा के को बोलने या समझाने का मौका मिल जाता है, और मौका मिल जाने के बाद उसके कानों में जाकर बोलते हैं कि तुम्हें
किस चीज़ों से सावधान होना चाहिए, मतलब उनको सचेत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ना, और सीम्ड टू से, वो विस्पर फुसफुसाहट करके वो बिलिंडा के कान पे जाके बोलते हैं कि तुम्हें किस किस चीज़ों पर सावधान रहना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैंने कोशिश पूरी करी कि आपको हर लाइन को मैं समझा सकूं। अगर आपको ये समझ में आया, कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद हम इसका फर्दर आगे का पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी मैं। तो आज आप इतना देख लीजिए, इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। और यस, मैं सीरीज़, आप लोग टेंशन ना कीजिए, एमसीक्यू सीरीज़ आएगी आपकी, रेगुलर आएगी, ये ब्रेक नहीं होगी, आप इस चीज़ को मत सोचिए। ये रेप ऑफ द लॉक समझाना था, इसलिए थोड़ा सा मैंने वो किया है। देखिए, ये तो सभी को पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी को नहीं पढ़ना। कोई भी वर्क का एग्ज़ाम दो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो कहाँ से कैसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, देन यू विल बी एबल टू आंसर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैनोनाइजेशन जो इनका, ये अगर सॉरी द रेप ऑफ लॉक अगर हम बोले तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पोप का वर्क। तो इससे क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, तो इसलिए कहाँ से कैसे पूछ लिए जाए, तो इसलिए डिटेल स्टडी हम इसको कर रहे हैं। तो आज हम इसको इतना कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के लाऊंगी, थोड़ा बड़ी वीडियो बनाएंगे। और आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, यदि आप में से कोई नए लोग यहाँ जुड़ रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी अपने पोटेंशियल का पता चले और हमें भी मोरल अपलिफ्टमेंट मिले। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, एंड यू फील देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट इन इट, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का कंटिन्यूशन पार्ट को हम कवर करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।